नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। और इस सेमिनार में करीबी खुतबा पेश करेंगे प्रोफेसर इर्तिजा करीम साहब, MCCO के डायरेक्टर, डीन फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके अलावा हमारे बहुत सारे मेहमान गिरामिया मौजूद होंगे। प्रोफेसर नबीर अहमद साहब, साहब किताब डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब, प्रोफेसर कादरी साहब, प्रोफेसर मुश्ताक हैदर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर गजनफर इकबाल साहब, हमारे मशहूर अफसाना निगार फैयाज कुरैशी साहब, प्रोफेसर नबीर साहब, डॉक्टर इकबाल साहब, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, डॉक्टर गुलाम नबी कुमार साहब, अब्दुल वकार साहब और अदब के शायर हमारे बुजुर्ग हस्तियाँ भी यहाँ तशरीफ रखती हैं। इसे सेमिनार का बाज़ाब्ता आगाज़ करने से पहले एक प्रोग्राम और होगा, एक किताब का इजरा होगा। ये किताब कश्मीर से डॉक्टर राकेश ने मुरत्तब की है। हाफिज कर्नाटकी एक अबकरी शख्सियत। इसे मौके से मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जो दो चार किताबें डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब की कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इजरा नहीं हो सकी थी, उसका भी इजरा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इस सेमिनार की निजामत डॉक्टर अमीर हमजा साहब संभालें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। सदर मोहतरम की इजाज़त से बगैर किसी तमहीद के मक़ालात का सिलसिला शुरू करूँ। हेलो, हमारे सामने शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक़ सदर और डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के साबिक़ डीन और NCPO कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ ज़बान उर्दू के साबिक़ डायरेक्टर और वक्त के मशहूर दानिश्वर अदीब फिक्शन में अपना आला मकाम रखने वाले प्रोफेसर इर्तिजा करीम साहब से दरख्वास्त है कि वो आए, तशरीफ लाए और अपना खलीजी खुतबा हाफिज कर्नाटकी की अमलियात शख्सियत पर अदब पेश करें। किताब आ गई है, इस किताब का हम लोग इजरा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ख़वातीन भी इधर आ जाइए। इस किताब की इशारत जो है गुलाम नबी कुमार साहब ने की है जी, इनके पब्लिकेशन से ये किताब छपी है। ये इन्होंने इस किताब में बड़ी मेहनत की है, इसमें बहुत से मज़ामीन शामिल हैं और अंदाज़ा इस बात का है कि अब जो मक़ालात पढ़े जाएंगे आज, कुछ मक़ालात तो इसमें शामिल हो गए हैं और जो मक़ालात नए फ्रेश अभी पढ़े जाएंगे तो एक और किताब इसी नौइयत की आएगी हाफिज कर्नाटकी साहब के ताल्लुक़ से। 2-4 महीने में हम लोग उसको फिर शाया करके फिर दोबारा उसका इजरा कर देंगे। ये हम लोग जो है ये हमारे जो प्रोफेसर एजाज अली अशरफ साहब के हाथों इसका इजरा हो रहा है। आप सब लोग इनको मुबारकबाद दीजिए। एक ऐसे मकाम पे, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे इदारे में जहाँ के क़याम में उनका इतना बड़ा रोल और किरदार रहा है, जहाँ के पत्ते पत्ते, बूटे बूटे, पत्थर पत्थर, कण कण जानता है कि हाफिज कर्नाटकी कौन है। मैं क्या बताऊँगा मालिक कौन है, मालिक खुद बता रहे हैं कि मैं कौन। एक ऐसा शख्स जिसके दिल में बचपन बस रहा है, जिसके दिल में बच्चे मुस्तकिल करवट ले रहे हैं, जैसे बच्चों के दिल में उमंगे करवट लेते, इसी तरह से इनके यहाँ एक मैं तो महसूस भी कर रहा था और महसूस भी कर रहा था जब से फंक्शंस हो रहे हैं कि बच्चे जब कल गा रहे थे, बैतबाजी में हिस्सा ले रहे थे, तो आपने देखा होगा कि इनके पैर थिरक रहे हैं और इनके बाज़ाब्ता उसमें सुर और ताल का जो सिलसिला होता है
یہ جذبہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی یہاں جنون کی کیفیت ہوتی ہے، جب دل سے کوئی کام کرتا ہے، یہ دل سے سوچنے والا انسان ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی اس میں خود نمائی نہیں ہے، کوئی اس میں لاس شامل نہیں ہے، نہ ستائش کی تمنا نہ صلہ رحمی۔ لیکن انہوں نے جو کام کیا، جس نوعیت کے کام کا انتخاب کیا اپنی شخصیت کے لیے، اس کام کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، ایک مسلسل ایک سلسلہ ہے۔ بچہ پڑھ رہا ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچوں کے پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، علاقے کے لوگ جان رہے ہیں کہ زبیدہ زبیدہ زبیدہ، حافظ کرناٹکی حافظ کرناٹکی حافظ کرناٹکی۔ تو اس طرح کا کام کرنا چاہیے، چراغ سے چراغ ہی جلتا ہے، اور یہی حافظ کرناٹکی صاحب کا پیغام ہے، میسج ہے کہ آپ لوگ بھی چراغ سے چراغ روشن کرو اپنے دیکھیے آپ بینر دیکھ رہے ہیں، یہاں جو پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، پڑوسیوں کا خیال کرو، والدین کا خیال کرو۔ ہم لوگ جس زمانے میں جو مشینی دور ہے، جو فیس بک کا دور ہے اور واٹس ایپ کا دور ہے، اس میں جو ہمارے مولوی اخلاق کا انتقال ہو چکا ہے، ایسے میں مولوی اخلاق کو ڈھونڈ کے تلاش لانا اور پھر اس کے بارے میں بچوں کو بتانا، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ جنہوں نے انگریزی کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ ہم انگریزی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری تہذیب، ہماری زبان ہے، ہمارا ادب ہے۔ جب یہ جملے بچوں کے ذہن سے ٹکراتے ہیں تو آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں بچوں کے، اور یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب میں ان کے بارے میں اگر بہت کچھ کہوں، ظاہر بات ہے کہ اتنے ایوارڈس ملے ہوئے ہیں، سب آپ روز جلسے میں آفس میں آتے ہیں، کیمپس میں دیکھتے ہیں آپ کتنے ایوارڈس ملے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بڑی شخصیات کو یہاں یہ مدعو کرتے ہیں، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ کل آپ کے ایم پی بھی آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایم پی نے بہت سارے اعلانات بھی کیے، اسی طریقے سے وائس چانسلر آئے، انہوں نے بھی اپنی باتیں رکھی۔ تو یہ کسی شخصیت کا جادو ہوتا ہے، ایک مقناطیسی شخصیت ہے کہ صاحب حافظ کرناٹکی صاحب لوگوں کو بلاتے ہیں، اس لیے بلاتے ہیں کہ آپ بھی ان کو دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سفر بہت معمولی سا ہوتا ہے، لیکن سفر جب طویل ہوتا ہے، چیزیں آگے بڑھتی ہیں، تو پھر ایسی ایسی عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو پیدا کرے۔ تو کا مطلب کیا ہے؟ آپ، میں، یہ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو پیدا کرے، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں۔ سنگ و خشت کا مطلب سمجھیں آپ، یہ در و دیوار جو ہے، یہ جہان نہیں ہے، جہان وہ ہے جو تو پیدا کرو گے جہاں۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو پیدا کرے، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں۔ یہ درس ہے، یہ حافظ کرناٹکی صاحب کا میسج ہے کہ آپ دیار عشق میں اپنا مقام، میں چاہتا ہوں کہ دھیرے دھیرے بول رہا ہوں تاکہ شاید تم کو یاد آ جائے۔ علامہ اقبال کی بہت مشہور نظم ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ چونکہ بچوں کے ادب کے حوالے سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بچوں کے ادب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور حافظ کرناٹکی صاحب تو فنا فی ادب اطفال ہیں۔ کیوں بھائی صاحب؟ فنا فی ادب اطفال میں اسی ضرورت ہے باقی کے بچوں کے حوالے سے بات کی جائے۔ آج کا زمانہ یہ ہے کہ جب باپ سفر پہ جاتا ہے، ماں باپ سفر پہ جاتے ہیں، اور وہ امریکہ، لندن یا کہیں پہنچتا ہے تو پوچھتا ہے وہاں سے کہ بھائی تمہارے لیے بیٹا میں کیا لاؤں؟ تو جو بیٹا سمجھدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے آئی فون لے کے آنا۔ کچھ اس سے سمجھدار کم ہوتا ہے تو کہتا ہے سیمسنگ کا لے آنا۔ کچھ اس سے سمجھدار کم ہوتا ہے تو کہتا ہے لیپ ٹاپ لے آنا۔ کچھ اس سے کم سمجھدار ہوتا ہے ٹیبلٹ لے آنا۔ اس طرح سے چلتی رہتی ہیں چیزیں، ہے نا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی زندگی میں آیا، چونکہ ہم علامہ اقبال ہال کا افتتاح کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کی زندگی میں ایسا واقعہ آیا کہ جب وہ لندن گئے تو انہوں نے
अपने बेटे जावेद को खत लिखा कि साहब ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो डॉक्टर जावेद थे, उनके जो बेटे थे बच्चे, उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक हारमोनियम या मौसीकी का कोई सामान लेते आइए। ठीक है। अब वो ग्रामोफोन तो पता नहीं बच्चे ग्रामोफोन जानते हो आप? ग्रामोफोन देखा है? नहीं देखा हो? हाँ, तो मैं इसीलिए लैपटॉप और मोबाइल का इसीलिए आपको इख्तियार है, मैं उसको रखा। तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे लिए मौसीकी का कोई सामान ले जाइए। अल्लामा इकबाल ने बदले में हाफिज कर्नाटकी साहब की तरह जब बच्चे इनसे नाश्ता मांगते हैं तो ये नज़म भेज देते हैं कि नज़म से काम चलाओ, नाश्ता वाश्ता तो रोज करते हैं। अल्लामा इकबाल ने भी अपने बेटे को नज़म भेजी और उसमें ये नज़म का यही कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। ये पूरी छोटी सी नज़म है, किसी को याद हो तो पढ़ भी सकता है। देखिए, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, खुद ही नबे गरीबी में नाम पैदा कर। और अगर खुद ही में नाम पैदा कर रहा है तो ये बड़ी बात है। खुद ही बेच के तो हम सब लोग कर रहे हैं। खुद ही बेच के तो बिलखुसूस उर्दू वाले जो है ना, वो बहुत जबरदस्त मकाम हासिल कर रहे हैं। उनको कुछ चाहिए बस, क्यों? हाफिज कर्नाटकी साहब तो हम सब बेचने को तैयार करने में। मेरे बच्चों, ये छोटी सी मामूली सी ये कहानी है, ये वाक़या है जो इकबाल साहब की ज़िंदगी में आया है। लेकिन आपके लिए ये है कि आप इस नज़्म को, छोटी सी नज़्म है, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और फिर उसमें और मकसद ये था कि आप इस नज़्म के का जो मौजू है, इस नज़्म का जो कंटेंट है, इस नज़्म का जो मैसेज है वो आप तक पहुँचे। और यही मैसेज कमोबेश हाफिज कर्नाटकी साहब, इनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, इनका दिल ईमान से रोशन है। इसीलिए ये इन्होंने एक ऐसा रास्ता अपने लिए मुंतखब किया है कि वो रास्ता हमेशा रोशन रहेगा, जहाँ बच्चे किलकारियाँ भरते हों, जहाँ चमन में हर तरह के फूल खिलते हों, वहाँ कभी वीरानी अपना मकाम नहीं कर सकता। और बच्चों के हवाले से जिस तरह से बेदारी पैदा कर रहे हैं, बच्चों को में जो तालीम की हरारत और रोशनी बड़ी खिदमत है, इससे इसका हम लोग जितना भी एतराफ़ हम करें सब करें। मैंने बहुत सारी बातें कर रही थी आपके हवाले से कि क्या क्या करूँगा, इतना सारा आप जिस आदमी की 106 किताबें हों उस पर कोई कहे कि 10 मिनट में बात कर ले या गरीबी मुद्दा पेश कर दे, ये तो तकरीबन बहुत मुश्किल काम है। आप मुताले की मेज़ पर बैठे क्या सोच रहे हैं? आप मुताले की मेज़ पर बैठे क्या सोच रहे हैं? मैं नहीं, कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम हालात को समझ न सके, ऐसा तो नहीं कि हम हालात को समझ न सके। आप सोच तो रहे हैं मगर हमसे छुपा रहे हैं। हाफिज कर्नाटकी साहब, बताइए ना आखिर क्या बात है? अच्छा, अब समझे, आप हमें बच्चा जानकर हमसे छुपा रहे हैं। डायलॉग कहिए। नहीं, तो फिर कहिए ना। दरअसल मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रहा हूँ। तुम्हारे बारे में मतलब बच्चों के बारे में। हाफिज कर्नाटकी साहब, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आज आप मेरे मुताल्लिक फिक्र में गिरफ्तार हैं? लोगों ने तो हमें कब का बुला दिया, हमें मतलब बच्चों के अंदर। नहीं बच्चों, ऐसा ना कहो। ये हाफिज कर्नाटकी साहब तो बच्चे में डायलॉग हो रहा है। नहीं बच्चों, ऐसा ना कहो।
बच्चा जवाब दे रहा है, नहीं जनाब, यही सच्चाई है कि हमें यानी हमारे अदब, बच्चों के अदब की तरफ आप लोगों ने तवज्जो छोड़ दी। बच्चा कह रहा है हाफिज करनाटी साहब, वो तो खुदा मग़फ़िरत फरमाए मौलाना इस्माइल मेरठी की, हाय हाय क्या अदीब और शायर थे। हर वक्त हमारे ख्याल में यानी बच्चों के अदब के बारे में सोचा करते थे। हाफिज मेरठी को जानते हैं? हाफिज मेरठी को, मौलाना इस्माइल मेरठी को सब बोलो ना यार, जानती हैं आप लोग? देखो जब मैं बीच में जो बदमाशी करता रहूंगा तो उसको इन्फॉर्म करूंगा, सवाल भी करूंगा। और आज जिसे देखो यानी मोटी मोटी इस्तिलाहों, देखिए अब इस कर्नाटकी साहब मैंने कोशिश की है कि आपके जज्बात और आपके दिल की तर्जुमानी करूं। और आज जिसे देखो मोटी मोटी इस्तिलाहों और उर्दू बचाओ की तहरीक और तंजीम के नारों में खोया हुआ है। और इसी मसले का यानी उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज, तरक्की और मुस्तक़बिल का हक देख रहा है कि हमारे बारे में, साहब के बारे में, हम लोगों के बारे में बच्चा कह रहा है। वो ये नहीं समझते कि जड़ों को पानी चाहिए, यानी बच्चों को इन्हें सैराब करो जभी तो शाखें हरी होंगी, और शाखें हरी होंगी तो बरगुबार आएंगे, वरना। मगर तुम तो बहुत खूबसूरत अच्छी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हो। ये हाफिज कर्नाटकी साहब जो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, बच्चों से कर रहे हैं, मगर तुम तो बहुत खूबसूरत और अच्छी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हो, तुम ऐसी शिकायत कैसे कर सकते हो? जी हाँ, आप वजह फरमाते हैं। मेरी ये ज़बान इस्माइल मेरठी और मौलाना अली की नज़मों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की कहानियों के मुताले की वजह से है। आप लोगों ने भी कभी इस तरफ तवज्जो की? जाहिर सी बात है हरगिज़ नहीं। इसीलिए तो आज यानी आपके अहद के बच्चे गूंगे हो गए। क्यों ये क्या कह रहे हो मेरे बच्चे? बच्चे न कहिए, बच्चों का अदब हूँ मैं। मेरी पहचान ठीक है, मगर ऐसा न करो। कहो मेरे अहद के बच्चे को गूंगा तो न कहो। ये हाफिज कर्नाटकी साहब बच्चों से कह रहे हैं कि मेरे अहद जनाब वो सिर्फ गूंगे ही नहीं, दूल्हे और लंगड़े भी हैं। ये बच्चा आपकी बात कह रहा है। हाय हाय, वो कैसे? आपको यकीन नहीं आ रहा है? आपको यकीन नहीं आ रहा है? ये तो पूरी ट्रेजेडी है इस डायलॉग में। आपको यकीन नहीं आ रहा है, यानी बच्चा गूंगा लूंगा इसलिए है कि विश्वास बोलना चाहता है, फिर उसको लगता है नहीं विश्वास है, यकीन बोल रहा है, यकीन नहीं बोल रहा है। मैंने वो काम करा, देखिए मैंने वो काम करा और मास्टर जी को दे दिया। उसे बहुत उनको कुछ खबर नहीं, हालातों में जज्बातों करते रहते हो। हालातों जज्बातों करते रहो, खाली मेरी बकवास न करा करो। ये तुमको क्या हो गया अचानक? तुम तो अच्छी खासी गुफ्तगू कर रहे थे, ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो। मैं नहीं, तुम्हारे अहद के बच्चे बोल रहे हैं। ये उनकी ज़बान है जिनकी तालीम का तो तुम्हें ख्याल रहा, मगर तरबियत का नहीं। ये देखिए जो तरबियत कर रहे हैं,
हमारे बच्चे आम नहीं मैंगो बोलते हैं। अब्बू या अब्बाजान के बजाय पापा या डैड कहते हैं। पानी को वाटर समझते हैं। दादा और दादी को ग्रैंडपा या ग्रैंडमदर के नाम से पुकारते हैं। घर पर कोई मेहमान आ जाए तो गेस्ट बुलाते हैं। और अगर उनके साथ बैठकर नाश्ता करते हुए अंगूर या केला मांगते हैं तो आप समझाते हैं कि इन्हें ग्रेप्स और बनाना कहो। बोलो, जी फॉर ग्रेप्स, बी फॉर बनाना। बात तो तुम्हारी सच्ची भी है और इसीलिए दिल को भी लगती है। अगर और मगर क्या जनाब अली, वहां देखिए ना, एक साहब हमारे हवाले से यानी बच्चों के अदब के ताल्लुक से क्या फरमा रहे हैं, हमारी तारीफ में नजर डाल रहे हैं। अरे वो तो थी ही और है ही शानदार। आइए ना इस मजलिस में हम भी शरीक हो जाते हैं। यहाँ से फिर ये कीनोट एड्रेस अपना रुख लेता है और फिर बच्चों के अदब के बारे में द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन और फिश्ते अव्वल छूने है में मार कुछ, ये सब फिर इसके बाद जो है ये बातें इसमें जो मैंने दानिश्वरी दिखाई है यानी डायनासोर दिखाई है। दानिश्वर को उर्दू में डायनासोर कहते हैं। यहाँ से फिर न्यूट्रल लेता है, अपने कलीमी खुतबा बच्चों के अदब के ताल्लुक से बातचीत करता है और फिर यहाँ जो हालात है इस पर बातचीत करता है। एक बहुत मशहूर शेर है, अखबार में भी छप गया है कल परसों में के जुगनू को, आज के बच्चे हैं लेकिन उन बच्चों की बड़ी हिफाजत करनी है। जुगनू को दिन की रोशनी में परखने की जरूरत है। जुगनू को दिन की रोशनी में परखने की जिद करें। बच्चे हमारे चालाक हो गए। तो ये बच्चे अब वो बच्चे नहीं है जो हमारा बचपन था, क्योंकि ये बच्चे बहुत समझदार हैं। इनकी जो ग्रैस्पिंग पावर है, इनकी जो फहम की कुव्वत है, इनकी जो समझने की सलाहियत है, ये हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। उनको जिस तरह से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जुमले की अदायगी ऐसी होगी, शायरी में सौत क्या है, आहंग क्या है, ये तो इस तरह की हम तरबियत दे रहे हैं। जाहिर बात है कि इसके बगैर बात बनेगी नहीं। किसी ने कहा है और मशहूर शायर है, नाम नहीं बताऊंगा, वो आप सुनते रहना कि इश्क में नहीं है तब नहीं आता। हमारे हाफिज कर्नाटकी साहब ने सबने इनको बच्चों से इश्क हो गया, बच्चों के अदब से इश्क हो गया, गुलशन जुबैदा से इश्क हो गया, अपनी कौम, अपने मुल्क, अपनी ज़बान, अपने अदब से इश्क हो गया। इसी वजह है इश्क में ये अदब नहीं आता। जो अदब में इनकी सूरत हाल है, अदब के हवाले से जो इनकी खिदमत हैं, यही इनको मेहमान के तौर पर साबित रखेंगे हमेशा दादौरे आफ्ताब भी, दादौरे क़यामत। तो आप सब बच्चों का बहुत बहुत इस्तक़बाल है, बहुत बहुत खुशामदीद है, बहुत बहुत मुबारकबाद है। आपके लिए, आपके मुस्तक़बिल के लिए हम सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, सब आपके लिए हम लोग नेक तमन्नाएं रखते हैं, अच्छी दुआएं रखते हैं। आपका मुस्तक़बिल बहुत रोशन हो और आप बशमूल हाफिज कर्नाटकी साहब इस शिकारीपुरा और प्लस कर्नाटका प्लस हिंदुस्तान प्लस पूरी दुनिया इसका नाम आप रोशन करें। यही हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं हैं। जैसा कि अभी पहले मैंने कहा कि लॉकडाउन में हाफिज कर्नाटकी साहब की बहुत सारी किताबें छपी जिनका इजरा नहीं हो सका। इस मौका को गनीमत जानते हुए इस वक्त डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब की 2 नई किताबों का इजरा होगा। एक है रफ्तागा और जावेदा और एक है मज़ामीने नौ पढ़ो। ये जानकर खुशी होगी कि रफ्तागा और जावेदा उन शोरा, खुतबा और शख्सियात पर लिखे मज़ामीन का मजमूआ है जो लॉकडाउन के दरमियान अल्लाह को प्यारे हो गए, जिनकी वजह से उर्दू की बस्ती सुनी हो गई। उनको जितनी मोहब्बत से, जितने एहतराम से, उनके इल्मी वक़ार और मर्तबे के एहसास के साथ हाफिज कर्नाटकी साहब ने याद किया है, इसकी मिसाल भी आपको तलाशने से नहीं मिलेगी। दूसरी किताब है मज़ामीने नौ पढ़ो, हाफिज कर्नाटकी साहब का। ये इनफरादी मिजाज है,
इस ज़माने में जबकि बहुत सारे लोग किताबों के पैकेट ऊपर नाम एड्रेस देखकर किनारे रख देते हैं, ये हर किताब को न सिर्फ ये कि खोलते हैं पढ़ते हैं, बल्कि जहाँ तक मुमकिन होता है लिखते हैं। लिखने के मूड में नहीं हो तो किसी को कागज कलम पकड़ा देते हैं कि मैं बोलते रहता हूँ तुम लिखो यार, कुछ तो लिखो, किताब आई है तो उसको जवाब जाना चाहिए। ये बड़ी खूबी है। मेरा ख्याल है कि ऐसी खूबी के लोग इस वक्त उर्दू दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब की इन दोनों किताबों का इजरा प्रोफेसर दबीर साहब और डॉक्टर इर्तिजा करीम साहब इज्तिमाई तौर पर होगा ना? इज्तिमाई तौर पर सभी लोग इज्तिमाई तौर पर डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब की किताब का इजरा किया जाए और इंशाअल्लाह 2-3 किताबों का और इजरा हो। हमारे दरमियान महमूद शाहिद साहब मशहूर शायर हैं और अच्छे नाक़िद भी हैं। साहब तो है ही। मैं तो चाहता हूँ कि आप भी इधर आके थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए, आपके हाथों से भी हो जाए। सर महमूद जमानी साहबा, डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम कासमी, डॉक्टर सैयद सनाउल्लाह साहब, सब आप लोग आ जाइए। और शायद नीचे प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ वो 2 लोगों को शाल उड़ाना है और बच्चों को ये मूवमेंट जो देते ये किताबें भी बहुत खास अहमियत रखती है। ये उन शोरा उद्वा और शख्सियात पर है जो लॉकडाउन में अल्लाह को प्यारे हो गए। ये बड़ी कमाल की बात है कि उन्होंने मज़ामीर भी लिखे, नज़में भी लिखी, उन्हें याद किया और लोगों को ये एहसास दिलाया कि जो हमारे दरमियान से निकल गए हैं उन्हें याद रखना चाहिए, उनकी याद को ताज़ा करते रहना चाहिए। हाफिज कर्नाटकी साहब क्योंकि हर सिर्फ में तब आजमाई करते हैं। एक और किताब है उनकी गीत गगन, जी गीत गगन, ये हाफिज कर्नाटकी साहब के गीतों का मजमूआ है। ऐसे शायर बहुत कम मिलेंगे जो हमदे भी लिखे, नाते भी लिखे, लोरियाँ भी लिखे, गज़लें भी लिखे, रुबाइयाँ भी लिखे, तराने भी लिखे, मसनवियाँ भी लिखे, गीत भी लिखे और हर सिर्फ के साथ ऐसा इनफराद व इख्तिसास पैदा करे कि लोगों के ज़हन में उनका नाम रोशन हो जाए। किताब है कमल, इसमें तराने हैं, इसमें कई इदारों के लिए लिखे गए तराने हैं, बच्चों के लिए लिखे गए तराने हैं। और हाफिज कर्नाटकी साहब को जैसा कि आप देख रहे हैं शायर है, अदीब है, तो हाफिज भी है। एक और किताब है मुअज्जिन इस्लाम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, इस किताब का भी इजरा इस महफिल में वो भी बहुत प्रोफेसर इजाज़ अली अरशद साहब की सदारत में सेमिनार का आगाज होगा। हमारे डॉक्टर गजनफर इकबाल साहब बहुत टाइम नहीं, मुझे जल्दी जाना है, तो सबसे पहले उन्हें ही दावत देंगे यहाँ तशरीफ लाए और अपने मकाने का खुलासा पेश करवाएं। सदर इजलास मोहतरमुल मकाम प्रोफेसर इजाज़ अली अरशद साहब और प्रोफेसर नबीर अहमद साहब, प्रोफेसर मुस्ता आलम खादरी साहब, प्रोफेसर इकबाल हुसैन साहब, मोहतरमुल मकाम मजलूम खान साहब, प्रोफेसर सैयद शाह मदार हफीज साहब। मेरे मजमून का उन्वान है महाफिज़ अदब अखबार डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी। डॉक्टर हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी का नाम अदब अखबार की तामीर और तशकील में एक तहरीक का दर्जा रखता है। इन्होंने शोबे अखबार में 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। इनकी तहरीरात खास व आम तौर पर इनकी तहरीरात खास व आम तौर पर दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं। इन्होंने बच्चों के लिए हर मौजूद और सामान पर रखा है। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी के कलम में रवानी और सलासत बयान बदलती अदम पाई जाती है। इन्होंने नहायत ही सादा और रंगीन दास्तान अखबार इन्होंने रकम की है। ये नन्हे मुन्ने बच्चों का इम्तहान और बयान कर जाता है। इनका नाम शायर अखबार की हैसियत से मुकद्दम है, लेकिन वो एक मोतबर
अजीब अल्फाज की हैं। इन्होंने अपनी तस्वीर गुजारी से शाहीन सुबह बच्चों को मुतासिर किया। हाफिज जी ने अदब अल्फाज को बाजी का अल्फाज नहीं जाना, बल्कि इस बाजी से आप एक्शन अंदाज से की है और इन गुलशनी अल्फाज को बाहर का मौसम बना दिया है। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी अपनी तहरीरों से यही सदा देते हैं, मंजिल को काटे भी ना कदम मुतमईन हुए। प्रोफेसर कबीर साहब, मंजिल को काटे भी ना कदम मुतमईन हुए, इस दर्जे को मेरा बहुत अच्छे बात। मंजूर वकार साहब, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी बात पे मेरे इस मुकर्रर नौ खाके का नाम है हाफिज कर्नाटकी अदब अल्फाज के जुलूद्दीन के दो अमजद, एक अमजद हैदराबादी, दूसरे अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी अपनी मखसूस रंग और कहानी की शायरी का झंडा जुलूद्दीन को लहरा चुके हैं। अमजद हैदराबादी उर्दू रिवायत के शहंशाह थे, तो अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी अदब अल्फाज के एफर्ट टावर। हाफिज कर्नाटकी अदब अल्फाज के मैदान में इतनी मेहनत, दिलचस्पी, दिलजोई लगन के साथ काम किया है कि इस काम को देखकर खुद काम के पेशानी को पसीना आ रहा है। हाफिज कर्नाटकी पेशानी का पसीना तो क्या थकन की एक लकीर तक उभर आई हो। हाफिज कर्नाटकी की खदमी खिदमत खुसूसन बच्चों के लिए तखलीक करता इनकी खदमी ख्वाहिशों के अजवा दुनिया भर के दुआ और शोरा और मकान कर चुके हैं। फिर आखिरी हाफिज कर्नाटकी साहब साल 1914 में कर्नाटक उर्दू थिएटर एकेडमी का क़याम अमल में लाया। देखते ही देखते इस एकेडमी के 30 से ज़्यादा शाखें पूरे मुल्क में फैल गई। इस एकेडमी के तहत अब तक 10 से ज़्यादा सालों में कई शानदार पैमाने मुनक़िद हो चुके हैं। इनके इस काम से मुतासर होकर कर्नाटक उर्दू एकेडमी बेंगलुरु ने साल 1990 में इन्हें अदब अल्फाज का खुसूसी एकेडमी अवार्ड से नवाजा और तो और इन्हें अदब अल्फाज के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया। हाफिज कर्नाटकी शेर और अदब का ही नहीं, सियासी, मिली, मजहबी, तालीमी और तंजीमी शऊर भी रखते हैं। वो बेगौर बच्चों के अदीब भी हैं, मिली गायक भी, सियासी और समाजी जरूर रखने वाली शख्सियत भी। इनकी हर तरह पहली शख्सियत में शायद ये पैगाम पोशीदा है। हम अपने फिक्र फल से इसमें गुल बूटे खिलाएंगे। जमीन कुछ सख्त है तो ना समझ मंजर समझते हैं। शुक्रिया। डॉक्टर शबीना तलाब साहिबा जो आप सबके दरमियान हमेशा मौजूद रहती हैं, कभी कभी शोबा उर्दू कौमी यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। दरख्वास्त है उनसे कि वो तशरीफ लाएँ और अपना मकाला पेश करें। मेरा नाम है हाफिज कर्नाटकी हमाजन सुखलवर। हाफिज कर्नाटकी ने जो मकाम आज हासिल किया है, उस मकाम के लिए उनके मुताबिक ये कहना बेजा ना होगा कि शबे तारीख दम तोड़ेगी, फिर रोशन सहर होगी, हमारी आह क्या कमबख्त इतनी बेअसर होगी, अलग रास्ता तेरा होगा, अलग मेरी डगर होगी, हमारी ज़ात दुनिया की नज़र में मोतबर होगी। ज़माना और मुक़द्दर को चुनौती दे रहा हूँ मैं, जिधर मेरी नज़र होगी उधर सबकी नज़र होगी। ज़माने भर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का कमाल हाफिज कर्नाटकी के बाएं हाथ पर किया जाए। मुक़्तदर अदीब व शायर, नक्काद, मुअर्रिख़, मुफ़क्किर और दानिश्वर कौम व मिल्लत के खैर को जनाब हाफिज कर्नाटकी आपकी हमाजहत व हमासिफत शख्सियत, शराफत, जहानत और महारत के अलमबरदार है। खुशकिस्मती और शोहरत उनके कदम चूमती है। ये शोहरत, ये बुलंदी यूं ही नहीं हासिल होती। ये कोई अलिफ लैला की दास्तान का किरदार नहीं जिसको किसी जिन या परी ने बुलंदियों तक पहुंचा दिया हो। ये अलाउद्दीन का चिराग आपके पास नहीं है जिसका जिन आपको बुलंदी तक ले गया हो, बल्कि ये हाफिज कर्नाटकी की शब रोज की काविशें हैं जिसमें दिन का चैन और रातों की नींदें कुर्बान हुई हैं। तर्क तजुबात के घोंट भी पीना पड़ा है, तब जाकर ये मकाम हासिल हुआ है। उर्दू ज़बान और अदब तहजीब के फरोग़ व बक़ा में आपने काबिल कदर अंजाम अंजाम दिया है। 106 किताबों की इशारत इस बात की तस्दीक करती है कि हाफिज कर्नाटकी की ज़ात में बैक वक्त मजहबी, इल्मी व अदबी सलाहियतें सांस ले रही हैं। हम नात, सीरत नबी, तारीख, गज़ल, मज़ामीन वगैरह के मजमूए इन्हीं सलाहियतों का नतीजा हैं। इल्मी घराने के चश्मो चराग़ हाफिज
कर्नाटकी ने शराफत और दीनदारी के साथ ज़बान और अदब के फ़रोग़ में खून जिगर जलाया है। आपने हमेशा इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाया, अक़दार और रिवायात की पासदारी की। उन्हीं इस्लामी अक़दार और रिवायात को शेरी पैराए में दिलचस्प अंदाज में पेश किया है। दामने दिल में सुखने ज़बान की खिदमत की है, तब कहीं जाकर ज़बान और अदब ने भी उनकी मशक्क़त और मेहनत के सिले में वो दिया है जो फ़ज़्ल इलाही के सिवा मुमकिन नहीं है। हमद, नात, गज़ल, रुबाई, लोरियाँ, तराने, गीत, नग़मे, कतार, मंज़ूम, सीरत नबी, तहरीर, नामे वगैरह आपके कलाम में शामिल हैं। पहले सुखन का ये शनावर महज शेर गोई तक महदूद नहीं रहा, उसने नस्र में किस्मत आजमाई है। उनका तरीक़ाकार भी ऐसा है कि जब किसी काम का बीड़ा उठाते हैं तो उसको तमाम तर ऊंचाइयों तक पहुंचाना अपना नस्बुल-ऐन बना लेते हैं। इसी उसूल पर अमल पैरा होकर जनाब ने जब नसरी असनाफ जैसे मज़मून, तारीख, तहक़ीक़, समाने वगैरह पर कलम को आजमाया तो ये दो नहीं बल्कि 20 नसरी किताबें मंजर शहूद पर आ गई, जिसे देखकर अहले नज़र की आंखें चौंकाचौंध हो गई, चकाचौंध हो गई। आपकी तहरीरें बच्चों की ज़हनी उम्र के मुताबिक इर्तिकाई सफ़र करती हैं। बच्चों की लोरियों से अरबी सफ़र का आगाज़ करते हुए वतनियत व कौमियत के जज्बे तक आप कामयाब रहनुमाई करते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे न सिर्फ इल्म सीखें बल्कि वो अपनी तहजीबी व अखलाकी रिवायात से भी बाखबर रहें। इसी ख्याल के मद्देनज़र खलीफा अव्वल से चहलुम तक हज़रत आयशा, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद, मेहमानाने वतन मलिका हिंद नूर जहाँ जैसे इशारे मंजर आम पर आए। मंजूम और मंशूर तख्लीक़ात के जरिए न सिर्फ मकसदी बल्कि इस्लामी अदब की शानदार रिवायत कायम की है। हाफिज़ कर्नाटकी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कौम व मुल्क की तरक्की का इन्हिसार बच्चों पर है, जिसके लिए बच्चों की ज़हन साज़ी लाज़मी है। मौसूफ़ में अपने कलम के जरिए नई नस्लों की ज़हन साज़ी व किरदार साज़ी भी करते हैं। हाफिज़ कर्नाटकी ने अगले अफ़ाल के मौज़ूआत को ख़याली दुनिया से बांधने के बजाय हकीकी दुनिया से जोड़ने पर तरजीह दी है। जिन्न और परियों की दास्तानों की बजाय इस्लामी मौज़ूआत को अहमियत दी है। आपने हर तकलीफ में, चाहे वो मासूम तराने हो या शान गज़ल, चांद गगन हो या गीत गगन, रुबाई हो या सीरत, ज़बान व बयान की सादगी व सलासत को बरकरार रखा। तशबीहात व इस्तिआरात की भूल भुलैयों में अगले अफ़ाल को उलझाने से गुरेज किया। नस्र हो या नज़्म, समाने हो या तारीख, हर सिंफ बच्चों को मद्देनज़र रखकर लिखा है। सादगी व सलासत की अहम वजह तरसील है। खाली तो बच्चा है, खाली के ज़हन तक मफ़ाहिम की रसाई में आसानी हो, दिल से निकले और दिल में उतर जाए वाला मामला हो। मौसूफ़ हाफिज़ कर्नाटकी की तहरीर करना 102 किताबों की तहरीर करने के लिए मौसूफ़ को अपनी उम्र की शायद 4 दहाइयाँ दरकार थी, लेकिन उनको पूरी तवज्जो और दिलचस्पी के साथ मुताले करने के लिए एक आम खाली को शायद एक सदी दरकार है। आपकी तहरीरों में तकरीबन तमाम असनाफ़ नसर और असनाफ़ सुखन अपनी तमाम फ़नी खूबियों के साथ मौजूद हैं, लेकिन आपका कलम आपकी तमाम तहरीरों के दायरे को मिलाकर अदब अल्फाज में जम कर देता है। यही खूबी आपको शहंशाह अदब अल्फाज का मकाम अता करती है। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़ियादा हयात बाकी परवरिश दो कलम। अगले मकाम निगार महमूद शाहिद साहब हैं, आप उनका इस्तकबाल करें। मेरे मकाले का उन्वान है हाफिज़ कर्नाटकी की रुबाइयात दाद पर नहीं जाएगा। ये ज़रा खुश मौजू है और आपकी संजीदा समाजों का तकाजा करता है। रुबाई के अदबी मुकाम से वाकफियत के लिए ज़रूरी है कि हम रुबाई की फ़नी हैसियत को समझें। उर्दू शेरी असनाफ में रुबाई वाहिद सिर्फ सफ़र है जिसकी शनाख्त बहुत के अवजान पर कायम है, और इन अवजान में एक रुकन की कमी पेशी से रुबाई अपने अदबी दायरे से खारिज हो जाती है और रुबाई न रहकर खता या 4 मुख्तलिफ मिसरों में तब्दील हो जाती है। रुबाई हैती तौर पर 4 मिसरों या 2 बैतों पर मुश्तमिल होती है। पहला मिसरा, चौथा मिसरा हम काफिया होते हैं। रुबाई के 24 अवजान मुकर्रर हैं। रुबाई के चारों मिसरे इन 24 अवजान में से किसी एक वज़न में हो सकते हैं या हर मिसरा अलग वज़न में हो सकता है। ये मिसाल के तौर पर मैं एक रुबाई पेश कर देता हूँ।
ٹھیک ہے. ہنستے ہوئے رونے کا ہنر سیکھ لیا, دامن کو بھگونے کا ہنر سیکھ لیا, لگتا ہے کہ پایا ہے بہت کم ہم نے, جس روز سے کھونے کا ہنر سیکھ لیا. اس ربائی کا پہلا دوسرا مصرع ہم وزن ہے, اور یہ وزن ہے فعول, مفاعیل, مفاعیل فعل. اور تیسرے مصرے اور چوتھے مصرے کا وزن ہے مفعول, مفاعیل, مفاعیل فعل. اخلاص نہ ہوگا تو عمل ہے بیکار, جس تخم میں کیڑے ہو وہ پھل ہے بیکار. ہم آج کی کرنی کا صلہ پائیں گے کل, بگڑے جو اگر آج تو کل ہے بیکار. اس ربائی کا پہلا, تیسرا اور چوتھا مصرع ہم وزن ہے, اور وزن ہے مفعول, مفاعل, مفاعیل فعل. اور تیسرے مصرے کا وزن ہے مفعول, مفاعل, مفاعیل فعل. آخری مطالعے کے دوران کچھ ایسی بھی روایات نظر سے گزری ہیں جو حافظ کرناٹکی کے اختراع پسند تخلیقی ذہن کی آئینہ دار ہے. انہوں نے روایات کے اوزان کی سطح پر کچھ تجربات کیے ہیں, اور یہ تجربات کہاں تک قابل قبول ہیں اس کا فیصلہ ماہرین علم عروض ہی کر سکتے ہیں. اردو کے تمام اصناف سفر میں ربائی کو ایک مشکل صرف تصور کیا جاتا ہے, لیکن حافظ کرناٹکی نے اپنی روایات سے اس تصور کو غلط ثابت کیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربائی کے اوزان ان کی سانسوں کے زیر و بم سے ہم آہنگ ہو گئے ہیں. شکریہ. رنگ کے مدیر ڈاکٹر اقبال حسین صاحب جو ہمارے اہم مہمانوں میں سے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ اپنا مقالہ. اردو زبان و ادب کے فروغ میں جنوبی ہند کے شعراء کی خدمات قائم احترام رہی ہے. کہا جاتا ہے شاعری کو تہذیبی و توہینی اقدار کا آئینہ بنانے کا چہرہ جنوبی ہند کے شعراء کی دین ہے. یہ اور بات ہے کہ شمالی ہندوستان کے دبستان دہلی, دبستان لکھنؤ کی شاعری کا جادو سر چوتر ہوتا رہا. حالانکہ جنوبی ہند کے شعراء میں گلستان سے لے کر تکمیل تک کی شاعری نے اردو شاعری کو ایک نئے جہاں سے آشنا کرایا. حیف صدحیف کے بیشتر مواقع کی نگاہ اپنے حلقہ باب میں علاقے تک محدود رہی, اور دوسری جانب کے بعد اہم شعراء کا ذکر جانے میں رہ گیا. ممکن ہے ان کی شمولیت سے اردو کو مزید سربلندی اور بخار نصیب ہوتا. وقت تغیر پذیر ہوتا ہے, لہذا 1960 کے بعد جدید کے بجائے سے تاحال ایسے نام غیر روزگار فنکاروں نے اپنے وجود کے احساس سے ایک عالم کو حیرت میں ڈال دیا ہے. فی الوقت پچھلے 4 دہائیوں سے ایک نام جناب ڈاکٹر رنجن حسین حافظ کرناٹکی کا آسمان ادب نمایاں نظر آتا ہے. دنیا ادب میں شکوفن میں چراغ روشن کرنے والے حافظ کرناٹکی محتاج تعارف نہیں ہے. اپنے منفرد لہجے کے ساتھ اردو دنیا میں مقبول ہے. اردو شاعری کی بنی لازم شعری معاشی سے پور ان کے ادبی جواہر پاروں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ان کی شاعری میں تجربہ کی وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو اردو شاعری میں کسی صرف کا پورا امتیاز ہوتی ہے. انہوں نے شاعری کی متعدد اصناف میں توانائی کی, جیسے ہم سے ناز بھائی ادب کتاب حتیٰ کہ نظم کے میدان میں بھی آپ کی تنقیدی بصیرت کا اعتراف ارباب ادب نے کیا ہے. حضرت فاضل پر آپ کی اب تک 100 کتابیں گرام پر آپ کا دارالعلوم حاصل کر چکی. ان 100 کتابوں بنام باغ اطفال جو بچوں کے نظر مشتمل ہے. سارے اطفال ڈاکٹر رنجن حسین حافظ کرناٹکی سابق صدر کرناٹک اردو اکادمی وائس چیئر الامین ایجوکیشن سوسائٹی بنگلور حیدرا بدست علی جناب پروفیسر اعزاز علی اسد عمل میں آیا. ہم نے اس تقریب پر پروکار کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہے. ملک کے کونے کونے سے آئے مشاہد ادب نے بیک وقت بیکوان اس کی توثیق کی اور اپنی موجودگی سے اجرات کو وقار بخشا. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کا ایک شعر حافظ صاحب کے حوالے سے پیش کر دیا. ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, وہ دیکھنا تو دید ہے دل وا کرے کوئی. میرے استاد محترم جناب وقار قادری دھنبادی کا بھی ایک شعر حافظ کرناٹکی کے حوالے سے راجہ فرمائے. آئینہ گر کی جھلک کو نہ زمانے میں دیکھ, آئینہ گر کی جھلک کو نہ زمانے میں دیکھ, کون ہوں کیا ہوں مجھے آئینہ خانے میں دیکھ. آخر سے ایک چیپٹر میں پڑھ دیتا ہوں. حافظ کرناٹکی اپنی شاعری کے تمام اسلام میں مقصد حیات کی تلاش کو جستجو میں سرگردہ نظر آتے ہیں.
मुबारक आते के मकतूब में मौला आज़ाद मकसद है कि हमागिरी के टाइम में जो रकम दराज है राय मकसद की खान बड़ी मयूर वाक़ होती है, वो रह की जमीन न्याज के सारे सद इस तरह खींच लेती है कि फिर दूसरी चौकट के लिए कुछ नहीं रह जाता। लिहाजा इस तनाजुर में हम देखते हैं कि हम कर्नाटकी दामने दरमे अपने अपने मकासद को पूरा करने की जो तजुल लिए बैठे हैं, जिसमें वो कामयाब नजर आते हैं। आज की इस तकरीब सही में कई किताबों के इजरा में आया, मैं इसके लिए सारी किताब की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज की तकरीब का हिस्सा बनने पर खुद को मुतफिक महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी बात आप इस कर्नाटकी के शेर के साथ खत्म करता हूँ। मंजिल को पा के भी न कदम मुतमईन हुए, मंजिल को पा के भी न कदम मुतमईन हुए, किस कदर पख्तगी मेरे अज़्म सफर में है। बहुत बहुत है तो यूनिवर्सिटी के उस्ताद डॉक्टर सैयद सनाउल्लाह साहब उनसे दरख्वास्त है कि वहाँ अपना मकाला पेश करना। आज के मेरे मकाले का उन्वान है हाफिज कर्नाटकी मुदब्बिर खौफ। सब तंगीर भरी है, इसलिए थोड़ा शार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, सरजमीन शुमारा इल्म और अदब का एक त्यौहार जो आबशार के पानी से होने वाली शिफाफ रोशनी के जरिए असर जगमगाते बेशुमार चेहरों में कन्नड़ के मशहूर शायर के.एस. निसार अहमद के ख़याम से लेकर आलमी इंसान का तस्वीर पेश करने वाले राष्ट्रकवि कुवेंपु इस सरजमीन के सबूत हैं। यह ज़मीन हमेशा से मजहबी और लसानी रवादारी का संगम रही है, इसीलिए यहाँ कन्नड़ अदब के साथ साथ उर्दू अदब के पौधे भी सरसब्ज और शादाब है। ये इलाका हिंदुस्तानी तहजीब का आईना है। इस तहजीब ने जिस तरह अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में सरसेब की शख्सियत को उभारा था, बिल्कुल उसी तरह असर हाजिर में शिमोगा जिले के एक ताल्लुक शिकारी बोल से अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की शख्सियत हज पहलू मदीना की मानी नुमाया हुई। आज 18 जून 1964 को मोहतरम नज़ीर पाशा साहब और मोहतरमा बसीर नसा साहबा के घर वारिद हुए। अपने वालिदैन की ज़र तरबियत आगे बढ़ते हुए नेक असातिज़ा, पाक तालीमी माहौल और साफ सुथरे माशरे में तालीमी मराहिल तय करते हुए हाफिज अफजलुल उलमा अदीब वासिल एमए बीएड की डिग्रियां हासिल की। इसी दौरान बहैसियत मौलिम खिदमत अंजाम देने के साथ साथ मजहबी, समाजी, माशरती सुधार के काम अंजाम देते रहे। कर्नाटक अकेडमी बेंगलुरु के चेयरमैन रहे, मुख्तलिफ अंजुमनों और अकेडमियों से जुड़े रहे। आपके खिदमत का एहतराम करते हुए गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री से आपको नवाजा है। बागबानी और तिजारत अपना शौक होने के बावजूद आपने तालीमी, मजहबी और सियासी एतबार से कौम की रहनुमाई का बीड़ा उठाया और कौमी खिदमत सर अंजाम देने में मौलियत की हद तक मशगूल हो गए। बच्चों की तालीम पर तवज्जो, लड़कियों के लिए मदरसा कायम किया, असरी तालीम की खातिर मुख्तलिफ कॉलेज कायम किए। एक अदीब और शायर होने की हैसियत से बच्चों में मजहबी और तालीमी शऊर पैदा करने की कोशिश की। अपने इलाके के लोगों में सियासी शऊर बेदार करने में भी आप पेश रहे। इस दुनिया में रोज़े अज़म से जितने इंसान आए और चले गए उनका शुमार मुमकिन है ना, उन सबको याद रखा जा सकता है। वो मखसूस अशखास हैं जिनको उनकी किसी एक खुसूसियत या महज एक कारनामे की वजह से दुनिया वाले याद रखते हैं। ऐसी शख्सियतें तो आटे में नमक के बराबर की होंगी जो अपने बेपनाह सलाहियतों का इस्तेमाल करके मुतअद्दिद मैदानों में अमल के जौहर दिखाते हुए दानिशवराना जिंदगी गुजारते हैं और अपने कौम या अपने माशरे की रहनुमाई का काम अंजाम देते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे लोग चाहें और उसकी शोहरत जहां तांगे आलम में फैल जाए। सिर्फ चाहने और सोचने से मुमकिन नहीं होता कि वो मशहूर मारूफ शख्सियत बन जाए। खुद को बड़ा बनाकर पेश करते हुए खुश होना और चीज़ है और हकीकतन बड़ा या बुजुर्ग बनना और चीज़ है। शेख सादी ने लिखा है कि हर उम्र रसीदा शख्स बुजुर्ग नहीं होता, बल्कि वो बुजुर्ग कहलाने का हकदार है जिसमें बुजुर्गाना सलाहियतें मौजूद हों। आज के इस हैदुर्रिजाल में
जहां बूढ़े ज्यादा और बुजुर्ग हाल ही नजर आते हैं। हाफिज कर्नाटकी की शख्सियत इस माशरे की रहनुमाई और रहबरी और दानिशवराना अमली जद्दोजहद का एक बेमिसाल नमूना है। जी सर, करता हूं। स्कॉट फिट्जगेराल्ड के मुताबिक personality is an unbroken series of successful gestures. ये बात हाफिज कर्नाटकी की शख्सियत पर सादिक आती है। ये भी सच है कि हाफिज कर्नाटकी ने ना अपने अमाल से और ना ही अक़वाल से किसी की दिल शक्ति की है और ना ही खुद को बड़ा साबित करने के लिए दूसरों को कमतर करार देने की कोशिश की है। हाँ, वो इल्म और फन के कदरदान जरूर हैं। जहाँ किसी के काबिलियत के इस्तेमाल में कोताही नजर आई, वहाँ उन्होंने तब्दीली अंदाज इख्तियार करते हुए उसको डांट पिलाई। तो आपका मकसद वहाँ शख्सियत साजी ही रहा, आपने किसी शख्सियत को मस्त करने की कोशिश कभी नहीं की। हाँ, ये जरूर हुआ होगा कि आपने सोचा हो कि मुझे सबसे मुनफरिद एक अलग मकाम बनाना है, तो यह तो सबका हक है और ऐसी सोच हर कोई पैदा करे और इस सोच को कायम रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करे, मगर इसमें गुरूर का शायबा तक ना हो तो वो शख्स वो मंजिल चाहता है, पा लेता है। हाफिज कर्नाटकी भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए, इस राह पर आगे बढ़ते हुए आपने बेशुमार इंसानों के लिए भलाई के दरवाजे खोल दिए और हर किसी को कुछ ना कुछ अता जरूर फरमाया, जरूर किया। हाफिज कर्नाटकी साहब की आला ज़िंदगी की बेहतरीन मिसाल ये भी है कि अपने दोस्त दुश्मन और हर लम्हा उसकी बुराई चाहने वाले बुराई में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को भी अपने जलसों में मदऊ करके उन्हें इज़्ज़त से नवाजते हैं। इससे यह साबित होता है कि अपने दुश्मन को भी गले लगाकर उनकी बुराइयों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना बखूबी जानते हैं। इससे बढ़कर उनकी इंसान दोस्ती का और क्या सबूत हो सकता है। बस Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.